हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। 2011 में बायोलॉजी के जो प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे वो इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास डुजार्डिन ने, सेकंड है फ्लेमिंग ने, थर्ड है हक्सले ने, फोर्थ है पुरकिंजे ने। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, डुजार्डिन की हम बात करें तो इसने जीव द्रव्य की खोज की थी और उसको सार्कोडे नाम दिया था। फ्लेमिंग ने माइटोसिस के बारे में बताया और हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। और पुरकिंजे वो साइंटिस्ट है जिसने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की आगे हम बात करते हैं। यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATTGGC है तब इससे बनने वाले एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा? तो बिल्कुल आपको कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यहाँ पर करानी है और थाइमिन की जगह यूरेसिल लेना है। तो एक का जो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है वो टी के साथ होता है, लेकिन थाइमिन एमआरएनए में नहीं आएगा, टी की जगह यू आएगा। तो सबसे पहला हम ए देखते हैं, तो वहाँ पर यू अपन एमआरएनए में लगाएंगे। टी आया है तो ए लग जाएगा, वापस टी आया है तो वापस ए आ जाएगा। जी के साथ सी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करता है, फिर जी के साथ सी आ जाएगा और सी के साथ जी आ जाएगा। तो इस प्रकार से UAACCG आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की आगे हम बात करते हैं। लाइसोसोम में होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो लाइसोसोम जो हैं वो कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहे जाते हैं। तो क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कभी कभी खुद की सेल को ही पचा जाते हैं। तो इनके अंदर मिलने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम होंगे। 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन सबसे पहले यह किसने किया था? तो 5 किंगडम सिस्टम RH विटाकर ने दिया था। बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लगा देना है। और 5 किंगडम भी आपको याद रखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवों को सम्मिलित किया गया है और बाकी के जो 4 किंगडम है उनमें सभी यूकैरियोटिक सेल वाले जीव हैं। उनमें भी प्रोटिस्टा में एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में माइलिन अच्छेद में पाए जाने वाले अंतराल क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल जब आपने तंत्रिका कोशिका का डायग्राम अगर देखा है तो इस प्रकार का वो डायग्राम आपको नज़र आता है। और ये आपका एक्सोन है, यहाँ पर ये आपके डेंड्राइट्स हो जाएंगे, बीच में सेल बॉडी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि माइलिन अच्छत मिलती है और बीच बीच में नहीं मिलती है। जहाँ पर नहीं मिलती है तो वहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर बन जाते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा नोड ऑफ रेनवियर। तो आप आंसर लगा देंगे सेकंड वाला आंसर, रेनवियर के नोड। नव डार्विनवाद का मुख्य आधार है जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय संरचना परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, 1 2 3 सभी। तो बिल्कुल न्यू डार्विनिज्म का जो मुख्य आधार है वो सभी है। टी शाइसी लूप का संबंध किसके साथ है? तो टी शाइसी लूप जो है डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, टीआरएनए में दिखाई देता है। और टीआरएनए की संरचना के लिए क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया, लौंग की पत्ती वाला जो मॉडल दिया गया वो टीआरएनए के लिए दिया गया। और ये टी शाइसी लूप टीआरएनए के अंदर आपको दिखाई देगा। भिंडी किस कुल से संबंध रखती है? तो भिंडी मोरेसी, एनोनेसी, मालवेसी, मूसेसी। तो भिंडी का जो बॉटनिकल नाम है वो एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस है और ये मालवेसी कुल से संबंध रखती है। क्रैंज शारीरिकी या क्रांज एनाटोमी, जिसे गजरा प्रकार की शारीरिकी भी हम कहते हैं, वो किस में मिलती है? मांसल पादपों में, सीटू पादपों में, सिथरी पादपों में। तो बिल्कुल क्रांज एनाटोमी जो है वो C4 पादपों की विशेषता है। प्राणी जिनके लार्वा द्विपाद सम्मित लेकिन वयस्क अरीय सम्मित होते हैं वो किसमें सम्मिलित किए जाएंगे? मोलस्का प्राणी में, एनिलिडा प्राणी में, इकाइनोडर्मेटा प्राणी में, उपरोक्त 1 व 2। तो यहाँ पर लार्वा तो द्विपाद सम्मित होते हैं,
बिल्कुल आप देखेंगे। लेकिन वयस्क जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, तो ऐसे प्राणियों को हम इकाइनोडर्मेटा संघ में सम्मिलित करते हैं। यानी लार्वा में द्विपाद समिति मिलती है और अरित समिति वयस्कों में पाई जाती है, वो संघ आपका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। बिल्कुल आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 11 जुलाई को, 7 अगस्त को या 16 सितंबर को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मनुष्य में हीमोफीलिया का कारण है लिंग सीमित लक्षण, लिंग प्रभाविता, लिंग सहलग्नता, उपरोक्त 1 व 2। तो बिल्कुल हीमोफीलिया और वर्णांधता लिंग सहलग्न रोग होते हैं। आप एक नाम यहाँ पर और याद कर लेंगे, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी लिंग सहलग्न रोग है। एक जीन एक एंजाइम थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम थ्योरी का प्रतिपादन बीडल और टेटम ने किया था, और इन्हें न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम करके एक जीन एक एंजाइम थ्योरी दी थी। एक कवक है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इस कवक के ऊपर काम करके बीडल और टेटम ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी का प्रतिपादन किया था। रेबीज वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो रेबीज वायरस जो होता है वो रेब्डो वायरस होता है। रेबीज का वायरस रेब्डो वायरस, और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। एटीएस राइबोसोम की 2 उप इकाई आपको बतानी है, तो एटीएस की 2 उप इकाइयाँ 60 और 40S हो जाएगी, और 70S की अगर आपसे पूछिए तो 30 और 50 आप यहाँ पर बता देंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और 80S और 70S दोनों ही प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वाहक परपोषक है एडीज, क्यूलैक्स नर एनोफ्लिज मच्छर, मादा एनोफ्लिज मच्छर। एडीज जो है वो डेंगू वायरस को फैलाता है, क्यूलैक्स एलिफेंटियासिस को फैलाता है, नर एनोफ्लिज मच्छर फ्रूट जूसेस चूसता है, और मादा एनोफ्लिज मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को फैलाने का काम करेगी। मेंढक का अंडा होता है एल एसिथल। एल एसिथल अंडे जो हैं वो ह्यूमन बींग के अंदर आप देख सकते हैं। मध्य पीत के अंडे मेंढक के अंदर हो जाएंगे, केंद्र पीत के अंडे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, और अतिपित्त के अंडे रेप्टाइल्स और एवीज में दिखाई देंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे सारे एक्स के बारे में। तो यहाँ पर फ्रॉग का अंडा हो जाएगा मिजोलेसिथल। पीनियल ग्रंथि के लिए सत्य कथन क्या है? तो पीनियल ग्लैंड जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी बताती है, कोमा शब्द होती है, अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी इसे बोला जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा पीनियल ग्लैंड के बारे में। निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक में डीएनए बिल्कुल मिलता है, बैक्टीरिया में डीएनए मिलता है, राइबोसोम में नहीं मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 राइबोसोम। 64 बीजों जाइगोट के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो ये प्रश्न थोड़ा सही नहीं है, लैंग्वेज इसकी सही नहीं है। इसे स्टार मार्क कर दिया था आरपीएससी ने, यानी डिलीट कर दिया था। तो आप भी ये प्रश्न डिलीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। हरे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? तरल न्यूसिलस, मादा युग्मकोद्भिद का तरल पदार्थ, तरल एंडोस्पर्म, तरल जलजा। तो ये तरल एंडोस्पर्म होता है हरे नारियल का दूधिया पानी। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज के निम्नीकरण में बनने वाला पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। बिल्कुल, जो पायरुविक एसिड बनता है वो पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है, एसिटिल कोएंजाइम में बदलता है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ही ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी होती है। इसको कनेक्टिंग रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। प्रकाश फॉस्फोरिलेशन की क्रियाविधि किस वैज्ञानिक ने खोजी थी? केल्विन ने। ऑनिन, ऑनिन नहीं है यहाँ पर, ऑर्नन होना चाहिए। बिल्कुल आप ऑर्नन यहाँ पे याद रखेंगे, और इसी को आप आंसर के रूप में लगाएंगे, ऑर्नन। इसको भी आरपीएससी ने स्टार मार्क किया था, शायद ऑप्शन सही नहीं छपे थे। तो ऑर्नन आप याद रखेंगे, ऑर्नन ने फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रियाविधि की खोज की थी। तने का दीर्घीकरण किस पादप हार्मोन से प्रेरित होता है? एब्सिसिक अम्ल द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, कॉल्चिसिन द्वारा, या एथिलीन द्वारा? तो तने का दीर्घीकरण है, तो बिल्कुल तने का दीर्घीकरण जिब्रेलिन प्रोड्यूस करेगा। रुधिर होता है एक तरल मैट्रिक्स, उपकला उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, तरल कंकाली उत्तक। बिल्कुल तरल संयोजी उत्तक होता है। लिम्फ भी एक तरल संयोजी
उत्तक है। मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? यूरेटर, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया, शिखा कोशिका, फ्लैम सेल। तो वृक्क नलिका होती है और फ्लैम सेल जो है वो आपके प्लेटेहेल्मिंथेज लिवर फ्लूक में पाई जाती है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में। अमीबा की खाद्य रिक्का में माध्यम कैसा होता है? हमेशा क्षारीय, हमेशा अम्लीय, उदासीन, पहले अम्लीय फिर क्षारीय। तो अमीबा की फूड वेक्यूल में पहले अम्लीय माध्यम होता है और फिर क्षारीय माध्यम पाया जाएगा। पिता ए रुधिर वर्ग वाले हैं, माता बी रुधिर वर्ग की हो, तो संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होगी? तो बिल्कुल संतानें जो होगी वो ए बी और ओ चारों रुधिर वर्ग की हो सकती है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चारों रुधिर वर्ग की हो जाएगी। पुष्प सूत्र एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 C5 A5 ब्रैकेट में क्लोज और C और A आपस में जुड़े हुए G2 और सुपीरियर ओवरी है। तो ये किस फैमिली का पुष्प सूत्र है? तो बिल्कुल ये सोलेनेसी फैमिली का पुष्प सूत्र हो जाएगा, आपको याद रखना है। सोलेनेसी फैमिली का ये पुष्प सूत्र है। 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट तथा 25 प्राथमिक oocyte से क्रमशः बनते हैं। तो 25 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो है वो एक स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु बनाएगी, तो 100 तो शुक्राणु बन जाएंगे और 25 प्राथमिक oocyte से 25 अंडाणु बन जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया? एल्टन ने, टेंसलर ने, ऑडम ने, बिलिंग ने। तो टेंसलर ने किया था और पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में एल्टन ने बताया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। शरीर में भूख तथा प्यास के केंद्र कहाँ पर पाए जाते हैं? मेडुला में, अनुमस्तिष्क में, प्रमस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस में। तो भूख और प्यास के केंद्र हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। सेरेबेलम हमारे शरीर का बैलेंस करवाने में मदद करता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एस्करिस की संक्रामक अवस्था होती है? निषेचित अंडा, द्वितीय जुवेलाइन लार्वा, अनिषेचित अंडा या वयस्क तो द्वितीय जुवेलाइन लार्वा एस्करिस की संक्रामक अवस्था होती है। मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा श्वसन करता है? तो इस प्रश्न को भी आरपीसी ने स्टार मार्क कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा यानी मेंढक का पूर्ण विकसित लार्वा हम यहाँ पर टेडपोल और जोड़ देते हैं, जिससे हम टेडपोल कहेंगे। तो वो किससे श्वसन करता है? तो टेडपोल अगर लिखा आता है तो वो क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करेगा। और जब मेंढक पूरा विकसित हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वो त्वचा और फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे, जो मेंढक का लार्वा है टेडपोल, वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है और मेंढक वयस्क होने पर त्वचा और फेफड़ों के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। विषण बीजाणु टेरिडोफाइट होता है? आइसोइटीज, लाइकोपोडियम, एडियंटम, ओफियोग्लोसम। तो आइसोइटीज आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है? स्टार्च, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन, प्राणियों में और कवकों में संचित भोज्य पदार्थ हो जाएगा ग्लूकोज नहीं होगा, सेलुलोज नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर आप हो जाएगा ग्लाइकोजन, कवकों में संचित भोजन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। एनिमल्स में भी संचित भोजन पदार्थ ग्लाइकोजन ही होता है। ओपियम के किस एल्कोलॉइड से हेरोइन का संश्लेषण किया जाता है? नार्सिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपर निन। तो मॉर्फिन से हेरोइन का संश्लेषण किया जाता है। चिलगोजा क्या है? तो जो पाइनस जियार्डियाना जिम्नोस्पर्म है, उसके बीजों को हम चिलगोजा कहते हैं। रंध्रोस्टोमेटा का शीघ्रता से बंद हो जाना किसके द्वारा होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो बिल्कुल एब्सिसिक एसिड के द्वारा रंध्र जो है वो शीघ्रता से बंद हो जाते हैं, जिसे हम तनाव हार्मोन भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। C3 पादपों में CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है? तो CO2 का प्रथम ग्राही राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट या डाइफॉस्फेट होता है। डायरेक्ट आप आंसर लगाएंगे यहाँ पर। स्थलीय रात्रिचर तथा बिलचारी प्राणी कौन है? निरीज, केचुआ, जोंक, बेलेनोग्लोसस। तो केचुआ स्थलीय होता है, रात्रिचर है और बिलचारी प्राणी है। मेंढक की कशेरुका जिसका सेंट्रम एम्फिसिलस होता है वो कौन से? तो 8वीं कशेरुका का जो सेंट्रम है वो एम्फिसिलस प्रकार का होता है। बीटी विष होता है? टैनिन, अम्ल, क्राई प्रोटीन, वसा। तो क्राई प्रोटीन होता है। बीटी टॉक्सिन जिसे हम बोलते हैं बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है और ये क्राई प्रोटीन है। निम्नलिखित में से द्विपोषी जीवन चक्री प्रोटोजोआ जंतु कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्टिस, पैरामीशियम। तो बिल्कुल डाइजेनेटिक जो होता है वो प्लाज्मोडियम
होता है मलेरिया का रोग कारक। अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थान क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? ये प्रोटीन के बने होते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, विशिष्ट जिनसे बनते हैं, अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में हमें ये हूबहू वापस प्राप्त हो जाते हैं जितना ये प्रारंभ में थे। सरीसृपोड पक्षियों के मध्य की योजक कड़ी कौन सी है? तो ऑर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल्स और आइविज के बीच की योजक कड़ी कहलाएंगे। एमआरएनए से सीडीएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो बिल्कुल एमआरएनए से सीडीएनए का संश्लेषण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और इसकी खोज करने वाले थे टेमिन और बाल्टीमोर साइंटिस्ट। इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को खोजा था। कवक जिससे साइट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है, एस्परजिलस नाइजर, बिल्कुल याद रखेंगे आप। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। पक्सिनिया आपका गेहूं का कीट रोग फैलाता है, और फाइटोप्तरा इन्फेस्टेंस आलू में पछेती अंगमारी रोग पैदा करता है। तो यहाँ पर कवक जो है जिससे साइट्रिक एसिड मिलेगा वो एस्परजिलस नाइगर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में जीवाणुद्भिद अवस्था होती है, तो युग्मकोद्भिद पर आश्रित एवं दीर्घकालिक नहीं होगी। युग्मकोद्भिद पर आश्रित और अल्पकालिक बिल्कुल सही है, और बाकी के ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो अब ब्रायोफाइट में बीजाणुद्भिद अवस्था युग्मकोद्भिद पर आश्रित और अल्पकालिक होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 50 प्रश्न 2011 में बायोलॉजी पार्ट में पूछे गए थे सेकंड ग्रेड में, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।